हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की परिभाषा एवं उसकी शक्तियाँ, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए और उसके चुनाव में कौन कौन व्यक्ति वोट डाल सकता है, चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया क्या होती है, एमपी एमएलए के मत का क्या मूल्य होता है, निर्वाचन कोटा क्या होता है और ये कैसे प्राप्त किया जाता है, और अंत में हम लोग जानेंगे चुनाव की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है एवं वह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाएं, जिनमें जल, थल एवं वायु सेना शामिल हैं, का सेनापति होता है एवं कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनता, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाएं। तो अगले क्रम में बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोटर्स होते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, जिसमें आम जनता वोट नहीं डालती। तो फिर वोट कौन डालता है? वोट डालते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य। दूसरे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नोट करने वाली बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ही अपने स्वविवेक के आधार पर चुने जाते हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं करते। अगले क्रम में बढ़ते हैं। आवेदन या नामांकन की क्या प्रक्रिया है? इसके लिए आवश्यकताएं क्या क्या हैं? राष्ट्रपति पद को नामांकित भरने के लिए मतदाताओं में से, मतलब लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानसभा में से 50 लोक प्रस्तावक और उतने ही अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। उनके हस्ताक्षरों की ज़रूरत होती है। उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ 15,000 रुपये जमानत के तौर पर जमा करने पड़ते हैं। जमानत राशि मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो राज्य या केंद्र निर्वाचन आयोग को जमा करने होते हैं। अगर कोई मतदाता अगर 1/6 मत अगर नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मत का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल का प्रत्येक सदस्य एक वोट डाल सकता है, लेकिन उसके मत का मूल्य अलग अलग होता है। तो चलिए जानते हैं कि मत का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। अगर बात एमएलए के मत की मूल्य की हो तो एमएलए का फुल फॉर्म रहता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम लोग विधायक भी बोलते हैं। विधायक के मत का मूल्य अगर ज्ञात करना है तो राज्य की कुल जनसंख्या में निर्वाचित एमएलए की संख्या का अगर भाग दे दें और उसमें फिर से 1000 का भाग दे दें तो एमएलए का मत का मूल्य निकल आता है। क्या करेंगे? राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के निर्वाचित एमएलए की संख्या का भाग देंगे और उसमें एक बार फिर से 1000 का भाग देने से जो वैल्यू प्राप्त होती है वो उस राज्य के एमएलए के मत का मूल्य होता है। इसी प्रकार एमपी
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मूल्य मत का मूल्य अगर निकालना हो, इसे बोलते हैं सांसद के मत का मूल्य अगर निकालना हो, तो सभी राज्यों के सभी निर्वाचित एमएलएस के मत का मूल्य बटे निर्वाचित एमपीस की संख्या, मतलब सभी राज्यों के एमएलएस के मत का मूल्य निकाल लेंगे और फिर उसमें टोटल एमएलएस होंगे उसका गुणा कर देंगे। इस प्रकार सभी राज्यों के निकालकर जोड़कर कुल एमपीस कुल सांसदों की संख्या का भाग देंगे तो हम लोग एक व्यक्ति का मूल्य निकाल पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन कोटा क्या होता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को एक निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है, जिसे इस फॉर्मूले से समझा जा सकता है। निर्वाचन कोटा इक्वल टू चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का मूल्य, चुनाव में जितने वोट पड़े हैं उनका मूल्य, कुल मूल्य बटे 2 + 1, या फिर इसे 50% + 1 द्वारा भी समझा जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक मतों की आवश्यकता होती है, तभी उसे जीता हुआ घोषित किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। वोटों की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए हम लोग बिहार का उदाहरण लेते हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या मान लीजिए 4,21,26,336 है और राज्यों में विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 243। तो फॉर्मूले के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या में एमएलएस का भाग दे देंगे। तो जनसंख्या कितनी है, 4,21,26,236 बटे 243। तो ये वैल्यू निकल के आ गई 1,73,358। और इसमें एक बार फिर से हम लोग 1,000 का भाग दे देंगे तो वैल्यू निकल के आती है 173। तो ये हुआ हमारे एक एमएलएस के वोट का मूल्य। इसी प्रकार बिहार विधानसभा के सभी सदस्यों की कुल वोट वैल्यू कितनी होगी, कुल कितने थे सीटें, 173। एक उसका निकला, मतलब एक व्यक्ति एक एमएलए का मत का वैल्यू निकला 173 इंटू टोटल सीटें कितनी हैं 243। अगर इसका गुणा कर देंगे तो हमारा निकलाएगा 42,039 पूरे बिहार का। इसी प्रकार देश में मान लीजिए 30 राज्य हैं, तो 30 का गुणा करने से हमारा निकलेगा 5,39,474। मतलब 30 राज्यों का कुल वोट वैल्यू कितना निकलेगा, 5,39,474। अब संसद के दोनों सदनों के कुल वोटों का वैल्यू निकालना है, मान के चलिए हमें। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बराबर लोकसभा के सदस्यों की संख्या प्लस राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, कोई भी मान लीजिए 543 और 233। तो ये कितना हो गया 776। अब एक सांसद के वोट की वैल्यू अगर निकालनी है तो कुल राज्यों के कुल वोट कितने हो गए बटे सांसदों की कुल सदस्यों की संख्या। तो अभी हम लोगों ने निकाला था 5,39,474 और कुल सांसद कितने हो गए 776। तो एक सांसद के वोट की वैल्यू निकल आई 708। यानी कुल सांसदों के वोट की वैल्यू बराबर एक संसद के वोट की वैल्यू इंटू कुल सांसदों की संख्या, बिल्कुल बराबर 708 इंटू कुल कितने हो गए 776। ये कुल सांसद थे और ये 708 एक वोट की वैल्यू थी, तो बराबर 5,39,408 निकल के आता है। राष्ट्रपति के कुल मतदाताओं की संख्या बराबर राज्य की कुल विधायिका प्लस संसद के दोनों सदस्यों की संख्या, ये अगर निकालेंगे तो निकलेगी 4,896। और राष्ट्रपति के चुनाव की कुछ वोट वैल्यू होगी कुल 4,120 विधायकों के वोट का वैल्यू प्लस 776 सांसदों के वोटों की वैल्यू। तो कितना निकलेगा 5,39,474 प्लस 5,39,408, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी वो वैल्यू निकल आएगी। तो इस प्रकार हम लोग वोट की वैल्यू निकालते हैं। तो इसी क्रम हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चुनाव पद्धति क्या होगी? हम लोगों ने सभी ने सुना है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, आनुपातिक, एकल संक्रमणीय मताधिकार पद्धति के आधार पर होता है। तो अप्रत्यक्ष का मतलब रहता है इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग नहीं लेती। आनुपातिक का मतलब रहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर, अगर 4 व्यक्ति चुनाव खड़े हैं तो उनके क्रम निर्धारित कर सकता है, प्रायोरिटी निश्चित कर सकता है इस प्रकार। और संक्रमणीय का मतलब रहता है कि अगर एक बार में किसी चुनाव लड़ने वाले को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता तो चुनाव की गणना अगले क्रम में चली जाती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, आनुपातिक, एकल संक्रमणीय मताधिकार पद्धति के द्वारा होता है। चलिए चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होता है, लेकिन वह उम्मीदवार के बीच प्राथमिकता का क्रम निश्चित कर सकता है। मतदान के प्रथम चरण की मतगणना होती है, जिसमें प्रथम वरीयता के आधार पर उम्मीदवार को वोट अथवा मत बांट दिए जाते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाए तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार को कोटा प्राप्त नहीं होता तो द्वितीय चरण की मतगणना प्रारंभ होती है। इसमें जिस उम्मीदवार को प्राप्त मतों का मूल्य न्यूनतम होता है उसे चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उसे प्राप्त मत द्वितीय वरीयता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों के बीच हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त न हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।